हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKGS बुक PDF क्लासेस। आज हम खान सर की हिस्ट्री नोट्स को पढ़ेंगे। हमने पहले मौर्य काल के बारे में पढ़ा है, आज हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम वेशनगर, जो कि MP था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि अरहुत MP स्तूप की खिड़कियां को पत्थर का करवाया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखा। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डिमेट्रियस ने किया, दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मियांडर ने किया। मिलिंद मियांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद बन्हों से मिलती है। नोट: कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ बरार जीत लिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश के शासक भागवत के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला। विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और इसके स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी। कर्ण वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुग ने कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी गई। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान AP। इस वंश के संस्थापक शिमुग थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सातवाहन में सबसे योग्य शासक हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नाहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर जीबियस एवं दूसरी ओर नाहपान बना। इस वंश का अलग शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमपी BPP को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ भी सतकर्णी था। ब्राह्मणों का सबसे पहला भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामंती व्यवस्था सबसे पहले किसने स्टार्ट की, तो इसका आंसर होगा सातवाहन। किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। सातवाहन समान मात्र सत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था।
इस समय सीसा के सिक्के का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के को कांसर्पण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय सबसे उपजाऊ भूमि थी। मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह देखने लगा। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए: इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। इंडो ग्रीक जो कि हिंदू यूनानी होते थे, इनका क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था, अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते थे। हिंदू यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। प्रथम चरण, इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के शाकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यशुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। अगला शासक मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यशुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद में मिलती है। द्वितीय चरण, इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस की वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक अंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा वेशनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। हिंदू यूनानी की विशेषता, ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। शाक वंश या सिथियन वंश 90 BC। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें सूची वंश काबिला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये भारत के 5 जगहों में बसे थे: कंधार अफगानिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, मथुरा यूपी, उज्जैन MP, चेष्टा यशोमती, नासिक महाराष्ट्र, भूमिका। मथुरा के राजूक शाक को मालवा के शासक 57 BC में पराजित कर दिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से मिलती है। सबसे प्रतापी शाक शासक शक शाक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक विशिष्ट पुत्र पुल्लुमाची को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशक द्वारा करवाया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। नोट: ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंतिम शक शाक रुद्र सिंह III थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया और चांदी के सिक्के चलाए। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार
आज 8 फरवरी 2020 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 4 दिसंबर 2024 है। विक्रम संवत, इसे मालवा शासक विक्रमादित्य फोर्थ ने 57 ईसा पूर्व प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन में 57 जोड़ दिया जाता है। विक्रम संवत के अनुसार आज 4 दिसंबर 2024 है। इसी कारण संविधान लागू की थी। 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्रस्तावन जोड़ 2006 कहता है। शक संवत, इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल घटा दिया जाता है। आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि 8 जनवरी 2020 78 = 1942 ईस्वी है। विक्रम संवत शक संवत हिजरी कैलेंडर मुस्लिम चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। किंतु 30 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। पहला वंश, ये ईरान, फारस, पर्शिया के थे, जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदोफर्मिस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्ते बड़ी अभिलेख मिला। यह खरोष्टी लिपि में है। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कुषाण वंश, ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया से यूची कविता 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। अगला शासक बिम्ब कटफिशस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इन्होंने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंदुस को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षापात तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने प्रथम शताब्दी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, क्युमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखा। ये डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की है, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। कनिष्क महायान को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदकुश पर्वत के बीच अलताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख था। अज्ञात की रचना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रेशम मार्ग से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स
कनिष्क था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। 105 ईस्वी लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। वास्तुकला या मूर्ति निर्माण कला। गंधार कला शैली, इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। इसमें यूनानी, मौर्य तथा शुंग काल की कलाएं भी शामिल थीं। इस कला में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी। इस शैली में मूर्तियां काले पत्थर की होती थीं। मथुरा शैली, इसे युद्ध देशी शैली भी कहते हैं, शुद्ध देशी शैली भी कहते हैं। इसमें भी मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हैं। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। अमरावती शैली, इसका विकास आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल में हुआ। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। गुप्त वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।